start. A company has several departments. Each department stores the name, email address, and the status of each employee in that department in their own text file. All text files have the same format. तीन चीज स्टोर कर रही है name, email address, status. Employee details are stored as three separate data strings on three consecutive lines of the file. For example, the first six lines of the one of the files has been shown. अब देखो लाइन नंबर वन पे उसने क्या किया, फर्स्ट एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट एम्प्लॉय एड्रेस, फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेटस. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्प्लॉय अली था तो अली की एड्रेस और अली का स्टेटस स्टोर्ड है. दूसरा था रहमान, तो रहमान का नेम, उसका एड्रेस और उसका स्टेटस स्टोर्ड है. ऐसा कर करके उन्होंने तीन तीन लाइन्स के ऊपर एक बंदे का रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है. तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जितनी भी होंगी, कंसिडरिंग के सारा रिकॉर्ड स्टोर्ड होगा, कोई रिकॉर्ड की वैल्यू मिसिंग नहीं है, उससे हमें ये बात पता चल जाती है कि मल्टीपल ऑफ 3 होंगी टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमारे टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एम्प्लॉय के लिए 3 लाइन इस्तेमाल हो रही हैं. उसको कहते हैं प्रोसीजर मेक फाइल. मेक न्यू फाइल विल टेक 3 पैरामीटर्स, एन एग्जिस्टिंग फाइल नेम, a new file name, a search value status. Create a new text file using the new file name. आपके पास जो न्यू फाइल का नेम है उससे एक नई फाइल क्रिएट की जाएगी. क्रिएट कैसे करते हैं, राइट मोड में खोल के. राइट मोड में टेक्स्ट फाइल को खोलेगा और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा. राइट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स टू द न्यू फाइल वेयर एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू द सर्च वैल्यू स्टेटस. जो स्टेटस वैल्यू है, जो ये थर्ड एलिमेंट जो है, अगर ये जो है वो पैरामीटर में दिए वाले के इक्वल नहीं है, अगर ये पैरामीटर वाले के दिए हुए के इक्वल नहीं है, तो उसको फिर हमने नई वाले टेक्स्ट फाइल में लिख लेना है और ओरिजिनल फाइल के रिकॉर्ड्स और जो न्यू फाइल के रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करके एक समरी आउटपुट करनी है. समरी किस तरह से आउटपुट होगी, फाइल मार्केटिंग कंटेंट 54 एम्प्लॉय डिटेल्स. फाइल मार्केटिंग क्या है कि आपकी ओल्ड फाइल है. 54 क्या है, 54 आपका ओल्ड काउंट है, यानी कि जो ओल्ड फाइल का काउंट था ये वो है. 52 एम्प्लॉयज, ये क्या है आपका, ये आपका न्यू काउंट है. एम्प्लॉय सेट्स ऑफ डिटेल्स वर रिटन टू द फाइल न्यू मार्केटिंग लिस्ट, ये आपकी न्यू फाइल आ गई. करना क्या कि तीन तीन लाइंस को उठाना है, स्टेटस चेक करना है. अगर स्टेटस जो है वो उसके मैच नहीं कर रहा तो फिर जो है हमने इसको सेट कर देना है फॉल्स के ऊपर. ये बात समझ में आई? सॉरी, सेट कर देना फॉल्स पे नहीं, न्यू फाइल पे लिखना है. दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आई, राइट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स टू द न्यू फाइल विद द एम्प्लॉय स्टेटस, मतलब हमें एम्प्लॉय डिटेल्स तब तक नहीं लिखनी जब तक एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू द सर्च स्टेटस वैल्यू. जी बिल्कुल. जिसकी नहीं होगी ना, फॉर एग्जांपल कि अली की नहीं थी तो उसका लिख लिया, रहमान की थी मैचिंग तो उसका नहीं लिखा. इस तरह से करना है कि जिसका मैच कर नहीं कर रहा उसको लिखना सही है, जिसका मैच कर रहा है उसको नहीं लिखना. सही सही सही. ओके अच्छा, ओके. तो इसका कोड अब देख लेते हैं. इसकी लाइनें हैं, मेरे ख्याल से इसकी मैंने थोड़ी लाइनें कॉपी की हैं. खैर, अच्छा, तो सर जब मैं ये टॉपिकल्स बना रहा था ना, मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, मैंने क्या ही करना होगा इसकी लाइनों का, स्टूडेंट ने तो कॉपी भी करना होता है. मैं ये नहीं ख्याल है कि मैंने खुद भी तो कराने होते हैं. एनीवेज, अच्छा, प्रोसीजर मेक न्यू फाइल. पैरामीटर में हमारे पास आ जाएगी ओल्ड फाइल, न्यू फाइल, और हमारे पास आ जाएगा स्टेटस जो उसे सर्च करने को कहा हुआ था, और ये तीनों जो हैं आपकी स्ट्रिंग हैं. एंड इट रिटर्न्स, अच्छा नहीं प्रोसीजर है तो रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा. अच्छा, तो इधर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे. उसके बाद ओल्ड काउंट, ओल्ड काउंट को सेट कर देते हैं हम 0 पर, और एक हमारे पास न्यू काउंट भी होगा जो कि हम नए रिकॉर्ड जो कॉपी कर रहे हैं उसके लिए है, वो भी दोनों सेट हो गए 0 पर. अब जो ओल्ड फाइल है उसको ओपन करेंगे रीड मोड में, क्योंकि वहाँ से डाटा रीड करना है, और नई फाइल क्योंकि क्रिएट करके उस पर लिखना था तो उसको राइट मोड में खोलेंगे हम. ओपन फाइल, ओल्ड फाइल फॉर रीड, ओपन फाइल, न्यू फाइल फॉर राइट. इसको राइट मोड में खोला, उसको रीड मोड में खोला. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लूप लग जाएगा. 1 2 3 4 5 6, ये लाइनें थोड़ी पड़ जाएंगी, चलो कोई नहीं, इधर से शुरू कर लेते हैं. ये जो लूप लग जाएगा हमारे पास, वाइल
नॉट एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल किसका देखेंगे? ओल्ड फाइल का। जब तक उसका एंड नहीं आ जाता तब तक हम डाटा रीड करते रहेंगे। क्या करेंगे कि अब हमने पहली 3 लाइंस रीड करनी होंगी ना एक बंदे के रिकॉर्ड के लिए। एक बंदे के लिए हम पहली 3 लाइंस रीड करेंगे, रीड फाइल ओल्ड फाइल, और इसको वेरिएबल किस पे स्टोर कर लेते हैं? दिस नेम में, क्योंकि इसमें नेम स्टोर है ना, पहली लाइन पे तो नेम आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीड फाइल ओल्ड फाइल दिस एड्रेस, और रीड फाइल ओल्ड फाइल दिस स्टेटस। अब क्या हुआ कि हमने जब ये कमांड चलाई ना, तो अब ये इसके रिकॉर्ड्स को 3-3 करके रीड करेगा। पहले ये 3 करेगा, फिर ये 3 करेगा। समझो कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल ज़्यादा बड़ी कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो पहली गो में ये 3 रीड होंगे। जब नेक्स्ट गो चलेगी ना, तो ये तीनों, क्योंकि 3 दफ़ा रीड किया ना, 3 दफ़ा लाइन पॉइंटर इंक्रीमेंट किया, तो नेक्स्ट टाइम ये 3 रीड होंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये 3 रीड होंगी। इस तरह से चलेगा। जब हमने ये 3 लाइंस को रीड कर लिया, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स ओल्ड काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, क्योंकि रिकॉर्ड तो ओल्ड वाला एग्जिस्ट करता था ना, तो इधर हम ओल्ड काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ओल्ड काउंट प्लस 1। उसके बाद हम स्टेटस चेक करेंगे कि इफ दिस स्टेटस इज नॉट इक्वल टू जो स्टेटस से पैरामीटर में आया था, देन हमने इसको न्यू फाइल में लिख देना है। तो न्यू फाइल के लिए करेंगे राइट फाइल न्यू फाइल दिस नेम। उसके बाद इधर आ जाएगा आपके पास राइट फाइल न्यू फाइल कॉमा दिस एड्रेस, और इधर आ जाएगा आपके पास राइट फाइल न्यू फाइल दिस स्टेटस। अब क्योंकि यहाँ पर 3 लाइंस लिखी गई थी, इसका मतलब कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड पूरा हो गया, तो हम अपने पास न्यू काउंट को भी इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। न्यू काउंट इंक्रीमेंट होने के बाद जो है ये आपका एंड एफ हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड वाइल, जो ऊपर वाइल हमने वाइल एंड फाइल चलाया था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप यहाँ पर जो हो ये वाली आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखोगे कि इधर आ जाएगा आपके पास आउटपुट फाइल कॉमा ओल्ड फाइल कॉमा कंटेंड क्या था, ओल्ड काउंट एम्प्लॉय डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आउटपुट होगा। अच्छा, ये जो मैंने इस तरह से अगली लाइन में ले आया हूँ ना, ये मैं कोड में लाया हूँ। इन रियलिटी जब आप इस तरह से लिखते हो तो ना कोड में अगली लाइन जाती है, वो इंटरप्रेटर तो आगे लिखने देता है आपको जितना मर्जी आप आगे लिखना चाहो, एंड ना ही जब तक आप आउटपुट ही कमांड यूज करते हो तो अगली लाइन की तरफ जाया जाता है। एक आउटपुट कमांड एक ही लाइन पे आउटपुट करता है, अगली लाइन के ऊपर नहीं लेके जाता। और आउटपुट अगली वाली क्या है हमारे पास के 52 एम्प्लॉय सेट्स ऑफ डिटेल्स वर रिटर्न टू द फाइल न्यू फाइल। तो इधर आ जाएगा आपके पास न्यू काउंट set of employee details were written to file कॉमा न्यू फाइल। जब ये हो जाएगा तो हम फाइल्स को दोनों को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज फाइल ओल्ड फाइल, एंड क्लोज फाइल न्यू फाइल, और उसके बाद प्रोसीजर को आप यहाँ पर एंड प्रोसीजर।
तो ये आपके पास पूरा कोड बन जाता है। कोई सवाल इसके अंदर? सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जब हमने जी इफ दिस स्टेटस नॉट इक्वल टू स्टेटस किया था, उसके बाद हमने राइट फाइल किया है, तो जी। जब लूप में वापसी आएगा इस जगह पे, तो राइट फाइल जब होती है वो तो फिर उस फाइल की पूरी कंटेंट्स को इरेज करके वापसी राइट करती है ना? नहीं, राइट फाइल पे अरेज नहीं होते, राइट मोड में ओपन करने के टाइम पे अरेज होते हैं। राइट फाइल करने से नहीं होते, वो तो ओह अपेंड में भी राइट फाइल अच्छा। ही करते हैं। जब हम्म। स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, किधर गया, ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, तब कंटेंट्स क्लियर होंगे सिर्फ। सही। मतलब राइट फाइल तो फिर वो दूसरी दफा, बस। मतलब पहली दफा तो फर्स्ट लाइन में करेंगे, दूसरी दफा फिर सेकंड लाइन पे चले जाएगा। जी बिल्कुल। सही 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 सही। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि an alternative format would be used to storing the data. The text file will still be used. Describe the alternative format. Alternative format क्या होगा कि तीनों contents को आप एक single line के ऊपर store कर लो. Store all three data items on a single line. Describe one advantage and one disadvantage of the alternative format. Alternative format में ये आपको fewer lines will be read. Fewer lines या fewer line operations will be required. ठीक है, जाहिर सी बात है कम लाइंस रीड करनी पड़ेंगी। जो डिसएडवांटेज है कि आपका एल्गोरिदम to extract individual data values will be more complex. Algorithm to extract individual data items will be complex. ये आपका हो गया। उसके बाद हम जाके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये थोड़ा सा ज़रूरी है समझना। इसके करने के दो तरीके हैं। एक इसका शफल मेथड एग्जिस्ट करता है, वो शफल मेथड के ऊपर एग्जामिनर ने ना 2 से 3 दफ़ा सवाल दिया हुआ है आपको। शफल मेथड में आपके पास आ जाता है, और एक आपके पास आ जाता है जो लाइंस काउंट करके किया जाता है। मैं इसका शफल मेथड आपको करके तो दिखा दूं, लेकिन वो समझ आपके सर के ऊपर से गुजरेगा पूरा। उसके लिए जो है आपके पास एक सेपरेट सवाल यहाँ पर भी मौजूद है, जो कि ये वाला है, जिसमें कि ये नहीं, ये शफल मेथड नहीं है, शफल मेथड खैर आगे है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो दोनों बातें यहाँ पे समझा दूँ, ताकि आपको अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आती तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं प्रोसीजर लास्ट लाइन्स विल टेक द नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। टेक्स्ट फाइल का नाम जो है पैरामीटर में आएगा, and output the last three lines of that text file in the same order as they appear in the text file. उसी ऑर्डर में आउटपुट करनी है जिस ऑर्डर में एग्जिस्ट करती है। नोट, use local variables line x line y line z to store the three lines from the text file. You may assume that file consists at least three lines, कि at least three lines जो हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करती हों, तो जो हैं आपके कहते हैं इसको आउटपुट कर सकते हैं। सॉरी, मतलब ये कि उसमें एटलीस्ट थ्री लाइंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती होंगी। स्पेसिफिक लाइन तो सर हम रीड कर ही नहीं सकते, तो इसमें तो मतलब दो तीन लूप्स लगानी पड़ेगी जी हर लाइन बिल्कुल। को करने के और लिए। ये मैं बता दूं, जो शफल मैकेनिज्म है ना, उसके आगे इसका सवाल पूछा गया है, क्योंकि वो कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शफल मैकेनिज्म में लिखेगा। किधर गया इसका? नहीं, ये वाला जो सवाल किधर गया? अच्छा वो आ गया, सॉरी मैं इधर आ रहा हूँ बार बार। अच्छा, जिसका शफल मैकेनिज्म है ना, जो इस पे मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, वो हमेशा काम नहीं करता। अगर नंबर ऑफ लाइंस लेस देन 3, वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं ना होंगी, तो शफल मैकेनिज्म काम नहीं करेगा इनका। वो एक अजीब सा सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है। तो इसलिए जो है कि कहते हैं, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप उसके हिसाब से चलो, कि वो चीज़ जो है आप फॉलो करो। जो मैं मेथड बता रहा हूँ मतलब मार्किंग स्कीम में ही गलत लिखा हुआ है। उसके ऊपर, क्योंकि उससे आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे आगे जो है ना, वो अच्छा। जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया हुआ, मुझे देख लेने दो कौन सा सवाल गया। मैं दिखाता हूँ, मुझे लग रहा है कि उसमें कोई वेरिएशन थी, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पहले भी स्टूडेंट को कराया था और वो गलत इंटरप्रेट हो रहा था, और बाद में एग्जामिनर ने खुद ही उससे पूछा हुआ था। मैं उससे ये पूछा था कि यार अगर स्टूडेंट ने सही मेथड लिखा हो, तो फिर स्टूडेंट तो इसका जवाब ही नहीं दे पाएगा। वो कौन सा वाला सवाल था? एक सेकंड देना। अ, क्योंकि मुझे याद है कि वो स्टूडेंट मेरे से काफ़ी कह रहा था कि सर आपने तो ये वाला क्वेश्चन और तरह कराया था, अब ये वाला क्वेश्चन और तरह है। तो तब मैं क्योंकि शफल नहीं पढ़ाता था इसका, ये था। हाँ, ये जो लिखा है ना, ये देख लो, ये सेम वो कहा हुआ है। और इसके लिए जो कोड उन्होंने दिया हुआ है ना, ये एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम वो शफल मैकेनिज्म पर है। एंड ये शफल मैकेनिज्म जो है, ये गलत आंसर देता है आपको।
ये हमेशा जो है आपको सही ऑर्डर में आंसर नहीं दे रहा होता ऑफ द लास्ट 3 लाइंस। तो इस वजह ओह। से जो है इसके जो दूसरा मेथड दिया गया वो भी मार्किंग स्कीम का ही है, वो ठीक है। लेकिन खैर हम उसी पर चलते हैं जो कि मेथड जो मैंने दूसरा वाला रखा है उसके अंदर वो जो काउंटिंग ऑफ लाइंस नहीं मैंने आपको बताया था कि लाइंस काउंट किस तरह से करते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ कर हम्म, रहे होंगे, वो हम यहाँ पे मैंने भी यूज़ करेंगे। इनिशियली यही सोचा था कि मतलब हाँ काउंट लगा के फिर उसी के थ्रू हम लाइन पे जा सकते हैं, बट तीन जी चार लूप्स बिल्कुल। लगानी पड़ेगी, ये थोड़ी लंबी जी होगी। बिल्कुल। जी 2 लूप्स लग रहे होंगे हमारे पास। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे प्रोसीजर आ जाएगा, प्रोसीजर लास्ट लाइंस। पैरामीटर में ले लेते हैं हम अपने पास दिस फाइल एज अ स्ट्रिंग। अच्छा फाइल स्ट्रिंग नहीं होती, फाइल का नाम बेसिकली स्ट्रिंग होता है, इस वजह से इस तरह से स्ट्रिंग में लिया जाता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम अपने पास इनिशियली काउंट को सेट कर देते हैं यहाँ पर 0 पर। ठीक है, हम ये लाइन काउंट करने लगे हैं अब। एंड मैं फाइल को ओपन करता हूँ रीड मोड में। अब देखना, ओपन फाइल, दिस फाइल फॉर रीड। एंड अब मैं इसमें से लाइंस रीड करूंगा और काउंट करूंगा। काउंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, वाइल नॉट एंड फाइल का लूप लगाते हो आप इधर, वाइल नॉट eof दिस फाइल। हम यहाँ पे लूप में लाइन रीड करेंगे और काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। रीड फाइल दिस फाइल लाइन, लाइन रीड की, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1 एंड वाइल। अब क्या होगा कि काउंट वेरिएबल में आपके पास क्या स्टोर्ड है, टोटल लाइन आ जाएगी, टोटल लाइंस आ टोटल जाएंगे। लाइंस जी बिल्कुल। माइनस अब थ्री क्या करके एक और हम्म, काउंट। अब बिल फर्ज टेक्स्ट फाइल्स में ये आपके पास जो बनी हुई है 5 लाइनें हैं। तो अब कितना होगा, लाइन पॉइंटर इधर आ चुका होगा काउंट करता करता। तो अब हम फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे ताकि लाइन पॉइंटर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, फाइल को क्लोज करेंगे, क्लोज फाइल दिस फाइल। एंड मैं फिर से ओपन करूंगा ताकि लाइन पॉइंटर अपनी पोजीशन पर वापस जाएगा। तो ओपन फाइल दिस फाइल फॉर रीड। अब जब मैंने ये किया तो ये लाइन पॉइंटर उठकर वापस पहली लाइन पे आ गया। अब मैं कितनी लाइनें रीड करूंगा भला, मैं यहां पर करूंगा फॉर लाइन नंबर 1 टू काउंट -3। काउंट की क्या वैल्यू होगी, 5 की 5 लाइंस लिखी हुई थी ना। 5 - 3 क्या होगा कि पहली 2 लाइंस रीड कर ले और ये लास्ट 3 को छोड़ दे, लास्ट 3 को छोड़ दे। तो अब लास्ट 3 को छोड़कर मतलब ये कि काउंट -3 मैंने लगा कर लास्ट 3 को छुड़वा दिया और उसके बाद अब मैं लाइंस रीड करके स्किप करूंगा बस। रीड फाइल दिस फाइल लाइन। ये मैंने लाइन रीड की और ये आपके पास नेक्स्ट लाइन नंबर। इससे क्या हो रहा है कि सारी ऊपर वाली लाइनें जो लास्ट 3 के अलावा बाकी सारी लाइनें थी वो स्किप होती चली जा रही हैं। लाइनें स्किप कर ली। अच्छा, जब ये लूप एंड होगा तो लाइन पॉइंटर किधर होगा, इधर होगा ना। तो अब जो है हम 3 दफा लाइन रीड करेंगे, रीड फाइल, और उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। रीड फाइल दिस फाइल लाइन एक्स, रीड फाइल दिस फाइल line y, and read file this file line z। अब ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई तो पहली दफ़ा इधर आएगा, फिर पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा, ये वाली लाइन रीड होगी, सेव हो गया, फिर ये पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा और ये वाली लाइन सेव हो जाएगी। ये तीनों इन वेरिएबल में सेव हुई। तो आप इन तीनों को बेसिक आउटपुट की आप स्टेटमेंट लिखोगे। यहाँ पे मैं वो जगह खत्म हो गई तो मैं खाली बस यहाँ पे आउटपुट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको 3 सेपरेट आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी है क्योंकि उसने कहा था कि सीक्वेंस में आउटपुट करनी है। तो लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जी को सेपरेटली आप आउटपुट करने के बाद फाइल को यहाँ पे करोगे क्लोज फाइल और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड प्रोसीजर।
ये सिचुएशन है इसकी। तो पहले लाइन को काउंट किया, उसके बाद उतनी लाइन को स्किप किया और फिर आखिरी 3 लाइनों को सेपरेट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। समझ में आया कोड ये? अच्छा, समझ में आ गया। मुझे शफल मैकेनिज्म एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेने दो, बस एक सेकंड में। मुझे लग रहा है कि उसमें खराबी थी नहीं, वैसे ऐसा होगा नहीं कि उन्होंने खराबी दी हो, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में भी नहीं पूछा हुआ। एक सेकंड देख लेने दो। देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 मिनट है यार, पहले तो शफल में मसला नहीं आएगा, वो ठीक है एल्गोरिथम, लेकिन ये है वो, ये पेपर में ध्यान में नहीं आना कि क्या करें, ये बात है। इसमें पता है क्या करे, लाइन को रीड करता है और लाइन जी में स्टोर करता है, लाइन जी को लाइन वाई में, लाइन वाई को लाइन एक्स में, और फिर से जिस लाइन रीड होती है वो इस सीक्वेंस में, लाइक वो लाइनें रीड कर करके हर वेरिएबल को ओवरराइट करता जा रहा है जब तक कि लाइन का फाइल का एंड नहीं आ जाता। तो ये जो चीज़ है ना, ये होनी नहीं है किसी हर स्टूडेंट से बैठ के। तो इस वजह से ये वाला मैकेनिज्म के बजाय ये वाला आसान है। ये थोड़ा सा लंबा तो है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके पास 6 नंबर का, 6 नंबर के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा कोई आपको वो वाली चीज़ ज़हन में नहीं आनी उस टाइम पर। इस वजह से जो है कि कहते हैं मैं शफल वाला नहीं करवाता। अच्छा, सही, बट सर शफल वाले में मुझे मतलब वो नहीं होगा, मतलब आपकी वही बात, सीक्वेंस में कैसे आउटपुट होगा अगर वो ऑड नंबर में हो? नहीं हो जाएगा वो। मैं जब उस क्वेश्चन पे जाएंगे ना, वो नीचे आखिर से दोबारा से दिया हुआ है, जब उधर पहुंचेंगे मैं तब करवा दूंगा। वो हो जाता है वो, मैं करके देख रहा हूँ, वो हो जाता है वो। फिर शायद किसी और बात में कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी उस वक्त स्टूडेंट के साथ मेरी, लेकिन ये हो जाएगा, इसमें मसला नहीं है। सही सही। ये ज़रा उसे टेढ़ा एल्गोरिथम है, बस शॉर्टर है, इस वजह से कोई काम कर जाए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। A teacher is designing a program to perform simple syntax checks on programs written by the students. Student programs are submitted as text files known as project files. स्टूडेंट्स अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, वो उसको टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हैं और स्टेज को सबमिट कर देते हैं, और टेक्स्ट फाइल्स को प्रोजेक्ट फाइल्स कहा जाता है। और ये प्रोग्राम हम बनाने लगे हैं, वो सिंटेक्स चेक करेंगे उन कोड्स का। द प्रोजेक्ट फाइल may contain blank lines. The teacher has defined the first program module as follows. Check file. Take the name of an existing project file as a parameter of type string. Return true if the file is valid. It contains at least 10 non-blank lines, otherwise return false. जब उस टेक्स्ट फाइल के अंदर 10 नॉन ब्लैंक लाइंस एग्जिस्ट करती होंगी, तो आपने कर देना है रिटर्न ट्रू। और अगर उसमें 10 से कम नॉन ब्लैंक लाइंस हैं, यानी 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं, या कोई भी ब्लैंक, सारी की सारी ब्लैंक हैं, तो इसका मतलब ये कि फाइल इनवैलिड है, तो अपने रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो ब्लैंक लाइन चेक करने का कोड है। 7 नंबर इतने बेसिक से काम के उसने दिए हैं। तो खैर काम तो समझ आ गया ना क्या करना है इसमें, वर्किंग समझ आ गई समझ आपको? में आ गया। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो इधर हम पहले अपना हेडर डाल लेंगे। हेडर आ जाएगा आपके पास फंक्शन चेक फाइल, दिस फाइल स्ट्रिंग रिटर्न्स boolean। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने पास काउंट को सेट कर देंगे 0 पर, और अपने पास वैलिड को सेट कर देंगे फॉल्स पर। अच्छा, उसके बाद हम फाइल को खोलेंगे रीड मोड में, ओपन फाइल। ये वैलिड भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इधर ही हम फाइल को ओपन कर लेते हैं, ओपन फाइल, दिस फाइल फॉर रीड। अच्छा, रीड मोड में हमने खोल ली, और इधर आपके पास लूप लग जाएगा, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, कैसे लिखते हैं, हाँ, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल दिस फाइल। अच्छा, जब तक उसका एंड नहीं आया, हम क्या करेंगे कि लाइन को रीड करेंगे, रीड फाइल
दिस फाइल लाइन, अगर ये लाइन, इफ line is not equal to a blank line, then हम अपने पास काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। अच्छा, और अगर काउंट आपका ग्रेटर देन 9 हो गया, इसका मतलब है कि 10 या 10 से ज़्यादा हो गया, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 9 देन रिटर्न ट्रू। एंड इफ, और ये बार वाला भी एंड इफ, ये बार वाला, उसके बाद एंड वाइल, और इसके बाद जो है कि कितने हम फाइल को करेंगे क्लोज। अच्छा, अगर फाइल क्लोज होने की नौबत आ गई और रिटर्न ट्रू नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब फाइल क्लोज होने की नौबत आई और आपका रिटर्न ट्रू नहीं हुआ हुआ, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे फॉल्स। अच्छा नहीं, हाँ ये नहीं कर सकते हम इधर। वजह ये कि फिर वो फाइल क्लोज ही नहीं होगी, तो वो कोड ने वैसे एरर दे देनी है। हमें यहाँ पर वैलिड वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि फाइल फिर क्लोज नहीं होगी उसके बगैर। एंड वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। इधर हमें ऊपर भी जो है वैलिड को फॉल्स पे सेट करना पड़ेगा। और इधर जो है आप वैलिड को सेट कर दो कि ट्रू पर, ताकि जैसे ही आपकी वैल्यू पता चल जाए कि 10 नॉन ब्लैंक लाइंस हैं, तो उसके बाद आपका वो सेट हो जाए ट्रू पर, लूप ब्रेक हो जाएगा, और आप यहाँ पे कर दोगे रिटर्न वैलिड, ताकि फाइल भी क्लोज हो जाए ना, वरना फाइल नहीं क्लोज होगी अगर आप पहले रिटर्न कर दोगे रिटर्न वैलिड। तो जो भी वैलिड वेरिएबल की वैल्यू होगी, अगर वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ से फॉल्स था पहले से, वही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और आप उसके बाद फाइल को क्लोज करने के बाद रिटर्न किया, और उसके बाद आप कर दोगे यहाँ पर एंड फंक्शन। समझ में आया कोड? समझ में आ गया सर। अच्छा, ये समझ में आया कि मैंने क्यों वैलिड वेरिएबल तो डाला, मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रहा था। ये बात समझ में क्लोज आई? करना लाजमी है। जी बिल्कुल। सही। उसके बाद वो कहते थे फंक्शन मॉड्यूल आर डिफाइंड एज फॉलोज: चेक लाइन टेक्स अ लाइन फ्रॉम बुक प्रोजेक्ट, takes a line from a project file as a parameter of type string, returns 0 if the line is blank or contains no syntax error, otherwise returns a error number as an integer। क्या होगा कि आपके पास चेक लाइन मॉड्यूल है, वो लाइन लेगा पैरामीटर के तौर पे, और वो रिटर्न करेगा 0 अगर लाइन ब्लैंक है, ये कंटेन्स नो सिंटेक्स एरर, वरना एक एरर नंबर एज एन इंटीजर जनरेट करेगा कि 1 है, 2 है, एरर नंबर 3, एरर नंबर 4। उसने डिफरेंट एरर्स को नंबर किया हुआ है कि वो कौन सा वाला एरर नंबर, कौन सी एरर उसमें एग्जिस्ट करती है, और वो भेज देगा। उसके अलावा आपके पास एक काउंट एरर्स टेक्स टू पैरामीटर्स अ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल एज अ स्ट्रिंग, प्रोजेक्ट फाइल का नेम एज स्ट्रिंग लेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स एज एन इंटीजर, कितनी एरर्स अलाउड है, uses check file to test the project file, output an error message and check if and at the end of the project file is not valid। अच्छा, चेक फाइल कॉल करेगा और एरर आउटपुट कर देगा अगर प्रोजेक्ट फाइल वैलिड नहीं है। अच्छा, मैं वैलिड नहीं कि उसने फॉल्स रिटर्न किया, अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो ये रिटर्न करेगा। फिर चेक लाइन कॉल किया जाएगा ऑन द ईच लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल, फिर हर लाइन के ऊपर चेक लाइन कॉल किया जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ एरर्स, कितनी एरर्स आई, क्योंकि अगर जो है उसने जो रिटर्न वैल्यू थी इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उनमें से कोई एक वैल्यू थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, कुछ भी था, तो उसको केस में एरर इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। एंड अगर वो इस पैरामीटर वाली वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड कर गई वो वैल्यूज़, तो आप जो हो के कहते हैं उस केस में भी वार्निंग मैसेज आउटपुट कर दोगे। ये काम समझ में आया कि क्या है? अच्छा, ठीक है।
उसके बाद जो है आपके पास आ जाते हैं काउंट एरर्स इज कॉल्ड टू चेक द प्रोजेक्ट फाइल gim01proc.txt and stop if more than 20 errors are found. Write pseudocode statement to call for this call. Procedure है तो आप करेंगे call count errors. टेक्स्ट फाइल का नाम आ गया gim01prog.txt कॉमा ये स्ट्रिंग पैरामीटर है एंड एरर्स कितनी इसने अलाउ की हुई हैं 20. तो ये आपने 20 ले लिया. ये आपके पास इसके आगे कॉल. Write pseudocode module for count errors. Assume check file and check line have been written and can be used in your solution. बाकी दोनों लिखे हुए हैं, सिर्फ ये काउंट एरर्स अब हमने लिखना है. ये 8 नंबर का है. सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास? सिचुएशन सबसे पहले ये बनेगी कि सबसे पहले तो हम इसका हेडर लिख लेंगे. ये हमारे पास हो गया. इधर आ जाएगा आपके पास प्रोसीजर. काउंट एरर्स दिस फाइल स्ट्रिंग और जो आपके पास मैक्स वैल्यू थी फॉर एरर्स मैक्स एरर इट इज इंटीजर. अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर अपने पास एरर्स काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एरर काउंट. ये हमारे पास सेट हुआ है इनिशियली 0 पर. उसके बाद हम चेक करेंगे पहले चेक फाइल कॉल करके. इफ check file this file is equal to false. अगर फाइल आपकी इनवैलिड है देन आप क्या करोगे? देन आप यहाँ पर आउटपुट कर दोगे द फाइल इज नॉट वैलिड. आउटपुट द फाइल इज नॉट वैलिड. एल्स अगर इसे ट्रू रिटर्न कर दिया होगा तो फिर उसके बाद क्या करोगे? ईच लाइन के ऊपर चेक लाइन कॉल होगा. फाइल को ओपन किया जाएगा. ओपन फाइल दिस फाइल फॉर रीड. रीड मोड में हमने फाइल को ओपन किया. उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक लूप के अंदर लाइंस को रीड करके उसके ऊपर चेक लाइन कॉल करेंगे. रिपीट रीड फाइल दिस फाइल दिस लाइन. एक लाइन हमने इसकी रीड की. उसके बाद अब हम इसके ऊपर एरर्स देखेंगे. दिस एरर ले आते हैं यहाँ पर. दिस एरर इज इक्वल टू चेक लाइन दिस लाइन. अच्छा, अगर ये वैल्यूज इक्वल टू 0 नहीं है, इफ दिस एरर इज नॉट इक्वल टू 0 देन हम यहाँ पर अपने एरर काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1. और एंड इफ कर देंगे. अच्छा, और ये जो मैंने है ये मैंने रिपीट लूप में लगाया था. इसको रोकेंगे कब? अंटिल एरर काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स एरर. अंटिल हमने क्या ऊपर वेरिएबल लिया था? मैक्स एरर. अंटिल एरर काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स एरर और एंड ऑफ फाइल आ जाए दिस फाइल का. ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल आ गया या एरर काउंट एक्सीड कर गया आपका तो उस केस में आप लूप को रोक देंगे. उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे आउटपुट करने के लिए कि दो आउटपुट्स लिखने कि इफ एरर काउंट इज ग्रेटर देन मैक्स काउंट. तो सॉरी मैक्स एरर था. देन आप क्या करेंगे? देन आप यहाँ पे आउटपुट कराएंगे चेक टर्मिनेटेड
too many errors. और एल्स पार्ट में कि अगर वो एरर काउंट उससे लेस है तो फिर आप आउटपुट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एरर्स. आउटपुट टोटल एरर्स आर कॉमा एरर काउंट एंड इफ इधर फाइल क्लोज की जाएगी. और ये जो बड़ा वाला इफ हमने चलाया था, इस ये आपने फाइल ओपन की थी, इसको क्लोज किया, फिर इस बड़े वाले इफ को एंड इफ कर देंगे. ये इफ जो है ये आपका एंड इफ हो गया. और यहाँ पर आ गया आपके पास एंड प्रोसीजर. इस सारे में कोई सवाल आपका? Nope. क्लियर हो गया सारा? अच्छा. The module check line includes a check for syntax error. Two samples of syntax error can not be detected from examining a single line. Are in are those involving selection and iteration. आप एक सिंगल लाइन ऑफ सूडोकोड पढ़ के नहीं बता सकते कि सिलेक्शन या आइटरेशन की एरर तो नहीं है. दो एरर्स और ऐसी बताएं जो कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो मैं आपको ये सारी एरर्स बता देता हूँ क्योंकि वैसे तो आपके ध्यान में नहीं आएंगी. सबसे पहली एरर जो है ना वो आपका इनकरेक्ट पैरामीटर यूज है. अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हो, फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मिड दिस एसटीआर थर्ड पोजीशन से 4 करेक्टर्स उठाओ. यानी कि इन टोटल मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि थर्ड पोजीशन 7 करेक्टर उठाओ, लेकिन दिस एसटीआर की टोटल लेंथ ही 3 हो. तो ये आप सिंगल लाइन पढ़ के नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि इसकी लेंथ 3 होगी, क्योंकि पिछले लाइन से आप भूल गए, आप बस एक एक लाइन को पढ़ के चेक कर रहे हो. तो उससे ये वाली एरर नहीं आइडेंटिफाई होगी कि पैरामीटर पासिंग गलत तो नहीं हुई. अगर पैरामीटर पासिंग गलत थी तो ये बात नहीं आइडेंटिफाई होगी, लेकिन जब कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा तो एरर आ जाएगा फिर भी. दूसरी एरर जो नहीं आइडेंटिफाई हो सकती वो यहाँ पर वो ये है कि आपके पास इनकरेक्ट ब्लॉक स्ट्रक्चर हो या मिसिंग कीवर्ड्स हो. मिसिंग कीवर्ड्स ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्स. देखो आप सिंगल सिंगल लाइन पढ़ के कोड को चेक कर रहे हो. आप किसी जगह देखते हो कि किसी जगह पर इफ तो चलाया गया था लेकिन उसका एंड इफ नहीं लिखा हुआ. तो जब आप इंडिविजुअल लाइन पढ़ रहे थे तो आपने इफ रीड किया था, लेकिन जब इधर एंड इफ मिसिंग था तो ये बात नहीं चेक हो पाएगी क्योंकि आपने एक दफा में तो एक ही लाइन रीड करनी है ना. तो ये वाली बात नहीं पता चलेगी कि एंड इफ वाज मिसिंग, ये नहीं पता चलेगा. लेकिन जब कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आ जाएगा इसका. तीसरा एरर क्या आएगा आपके पास? तीसरा एरर आपके पास ये आ जाएगा कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स. जो एरर मैं हर दफा कर रहा हूँ वो ये कि आपने कोई वेरिएबल यूज किया हुआ है, कोई वेरिएबल को ए को साइन किया हुआ है 3. आपने सिंगल लाइन पढ़ी, आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह साइन होता है. लेकिन आपने ये बात ही देखी कि ए वाज नॉट असाइंड, वाज नॉट सेट एज अ वेरिएबल बिफोर. पहले चेक ही नहीं हुई थी ये बात. तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब कोड चलेगा तो आगे जाके एरर आ जाएगा. ये 3 एरर्स होती हैं जो कि आप जो हो बेसिकली. अच्छा, चौथी एरर भी है. चौथी है डेटा टाइप एरर. उसमें भी मैं यही बात एग्जांपल दोबारा से कोट करता हूँ कि आपने लिखा हो a इज इक्वल टू 3, ठीक है, बट a हो स्ट्रिंग. अगर ये str वेरिएबल है तो अभी तो ये ठीक लगेगा, लेकिन जब आप कोड रन करोगे तो पता चलेगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल को इंटीजर साइन हो रहा है, उस पर एरर जनरेट हो जाएगी. बट बस रीडिंग जस्ट अ सिंगल लाइन, ये 4 एरर्स आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती हैं जब तक कि पूरे कोड को ना देखा जाए कि क्या उसके अंदर सिचुएशन है. अब बात में समझ आया आपको? समझ में आ गया. ये 4 इस तरह की एरर्स जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है समझना. और यही चीज़ होती है बेसिकली थोड़ी बहुत इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस में भी अक्सर अकर हो जाती है कि वो इस बात को नहीं अकर करता, लेकिन जब वो कोड को रन किया जाता है ना तो वो उस पर एक रन टाइम एरर जनरेट होती है. रन टाइम एरर भी यही होती है बिकॉज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कर रहा होता है. तो वो लाइन बाय लाइन तो एग्जीक्यूट होकर चेक हो गई बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है पूरे कोड को तो उसमें एरर आ जाती है ये वाली, क्योंकि वो वेरिएबल गलत हो रहे थे आपके. तो टाइप करते हैं उसको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में ही बात एरर में निकल आती है.
अच्छा, उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास आगे का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बड़ी ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में 3 क्वेश्चन करा दिए। एक, दो, तीन। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10। A computer shop assembles computers using items brought from several suppliers. A text file stock.txt contains information about each item. एक शॉप है, वो असेंबल करती है कंप्यूटर जो कि डिफरेंट सप्लायर से खरीदे जाते हैं पार्ट्स उसके, और वो स्टॉक डॉट टी में इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। किस तरह स्टोर करती है? एक फॉर्मेट है वो फॉलो कर रही है। वो फॉर्मेट क्या है? आइटम नंबर, सप्लायर कोड, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से फॉर्मेट किया गया है, और उसके नीचे फॉर्मेटिंग उसने हमें दी हुई है। फॉर्मेटिंग क्या है? आइटम नंबर जो है वो आपका 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का है, 0001 से लेकर 5999 इंक्लूसिव स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है। तो आपका आइटम नंबर होगा और ये यूनिक होगा फॉर ईच आइटम, 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। इसका मतलब ये कि स्ट्रिंग की लेंथ नंबर 1 आइटम से लेकर 4 तक जो है आपका आइटम नंबर है। सप्लायर कोड इज अ 5 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स टू आइडेंटिफाई द सप्लायर ऑफ द आइटम। ये जो है 5 का है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9। 5 से लेकर 9th कैरेक्टर तक, फर्स्ट से लेकर 4 कैरेक्टर तक आइटम नंबर था, 5 से लेकर 9th कैरेक्टर तक आपका सप्लायर कोड है। एंड डिस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ मिनिमम 12 कैरेक्टर्स, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। यानी कि ये 10th से ऑनवर्ड्स चलता रहेगा, एंड एटलीस्ट 12 होगा, 12 होगा या उससे ग्रेटर होगी इसकी लेंथ। यहाँ तक बात समझ आती? हम्म। अच्छा, उसके बाद आते हैं फाइल इज organized as ascending order of item number and does not contain all possible values in the range. ascending order of item number में है, लेकिन तमाम के तमाम वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब क्या बात करें, 0001 के बाद डायरेक्टली 0007 भी आ सकता है, दरमियान वाले मिसिंग भी हो सकते हैं। द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन द प्रोग्राम मॉड्यूल एज फॉलोज। सबसे पहला प्रोग्राम मॉड्यूल है सप्लाई एग्जिस्ट, कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ सप्लायर कोड। सप्लायर कोड का जो है आपको पैरामीटर में दिया जाएगा। रिटर्न ट्रू इफ द सप्लायर कोड इज ऑलरेडी इन यूज, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर सप्लायर कोड पहले से इस्तेमाल में है तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा ट्रू, वरना रिटर्न कर दिया जाएगा फॉल्स। इज न्यू सप्लायर कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ न्यू सप्लायर कोड। नया सप्लायर कोड के तौर पे ये पैरामीटर में दिया जाएगा रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग only contains alphabetical characters, either upper or lower case, and the supplier code is not already in use, otherwise return false। दो चीज़ें चेक करनी है कि क्या ये जो सप्लायर कोड नया आया है इसमें खाली अल्फाबेटिकल करेक्टर्स हो, नंबर्स ना हो, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो सप्लायर कोड है वो उसने बताया है 5 अल्फाबेटिकल करेक्टर्स। अगर न्यूमेरिक है तो रिजेक्ट हो जाना, और अगर उसके ऊपर इस वाले फंक्शन ने अगर ट्रू रिटर्न कर दिया है ना, तो फिर आपने फॉल्स रिटर्न करना है। इसके पैरामीटर पे अगर ट्रू रिटर्न हुआ है तो आपने फॉल्स रिटर्न कर देना है। Writes pseudocode for the module is new supplier. Module supply exist has already been written and should be used in your solution. Module supply exist will generate a runtime error if the given parameter is not 5 characters in length. अगर वो 5 characters जितना नहीं होगा तो फिर जो है आपको जो है क्या कहते हैं एरर जनरेट हो जाएगी। तो पहले लेंथ को वेरीफाई कर लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब इस कोड को हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है यहाँ पर हम सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जी जी शुरू में जो सेपरेटर जो लिखा हुआ था आइटम नंबर और टेक्स्ट फाइल वाले में, तो वो सेपरेटर मतलब यही है, मतलब ब्रैकेट सेपरेटर या उनकी वो लेंथ कुछ है, और हुआ? सेपरेटर उनकी लेंथ है। अब अच्छा अच्छा उनकी अच्छा, लेंथ के थ्रू ओ सेपरेट सही करना। सही सही। दो किस्म के सेपरेटर आएंगे, या तो फिक्स्ड लेंथ आइटम्स हैं तो उस केस में सेपरेटर नहीं लगाया जाता, वरना सेपरेटर लगाया जाता है कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर जो कि डेटा आइटम में एग्जिस्ट ना करता हो। या फिर 3 लाइंस के ऊपर आप लिख लें या 10 लाइंस के ऊपर लिख लें कि वो आप एसोसिएट कर लेते हैं कि एक रिकॉर्ड इतनी लाइंस पर स्टोर्ड है। ये 3 तरीके होते हैं सेपरेट करने सही। के। अच्छा, इधर आपके पास आ जाएगा सबसे पहले फंक्शन
is new supplier. पैरामीटर में ये ले लेगा आपसे स्ट्रिंग दिस str अच्छा, सबसे पहले तो हम ये चेक करने के अगर उसकी लेंथ 5 की इक्वल नहीं है, इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू 5, अगर उसकी लेंथ 5 की इक्वल नहीं है तो उसका मतलब ये कि सप्लायर कोड ही गलत आया है। अगर सप्लायर कोड गलत आया है तो इसका मतलब ये है कि आपने रिटर्न कर देना है फॉल्स, उसकी लेंथ 5 होना लाजमी है। एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में अब हम नहीं, एल्स पार्ट में नहीं आना चाहिए हमें, इधर पर सिंपली एंड इफ कर देंगे हम। अगले इसके बाद चलते हैं कि अगर ये वाला इफ के ऊपर रिटर्न नहीं होता फॉल्स का मतलब ये कि लेंथ आपकी 5 की इक्वल ही है। उसके बाद क्या होगा कि आप इधर जो हो सबसे पहले चेक करोगे कि सप्लाई एग्जिस्ट तो नहीं है। इफ सप्लाई एग्जिस्ट दिस str इज इक्वल टू ट्रू, अगर इसे ट्रू रिटर्न कर दिया देन आप क्या करोगे, देन आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, क्योंकि ये तो पहले का था। एंड इफ अब आपने तीसरी चीज़ चेक करनी है उसका अल्फ़ाबेटिकल होना। अल्फ़ाबेटिकल होना चेक कर लें आप कि सारे अल्फ़ाबेटिकल हों। वो कैसे होगा, फॉर पोजीशन 1 to 5, हमें लेंथ पता है कि उसकी 5 है, इस वजह से मैंने 5 लगाया। दिस करेक्टर इसको हम लोअर कर लेते हैं, 2 अंडरस्कोर लोअर, मिड दिस str पोजीशन 1। हमने एक पोजीशन से करेक्टर उठाया उसको लोअर केस में किया, उसको हम चेक करेंगे कि क्या ये अल्फ़ाबेटिकल, अगर ऐसा है कि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, इफ़ दिस करेक्टर is less than a or this character is greater than z, लोअर केस में किया ताकि हम कंपैरिजन कर सके, देन आप जो हो यहाँ पे भी रिटर्न कर दोगे फॉल्स। अगर इस रेंज से बाहर, इसका मतलब ये कि वो नॉन अल्फ़ाबेटिकल है, तो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर भी फॉल्स। तो अल्फाबेटिकल में रेंज यूज कर सकते हैं? जी, अल्फ़ाबेटिकल की आप रेंज यूज़ कर सकते हैं, एक अल्फ़ाबेट को कंपेयर करना है अगर तो उसके लिए रेंज यूज़ करना अलाउड है, सही। क्योंकि वो डायरेक्टली एस की कंपेयर होती है। अगर आपको इस तरह से थोड़ा खतरनाक लग रहा है तो आप दोनों के एस की निकाल लो, यहाँ पे ए एस सी लगा दो इसके आगे, इस तरह से करके ना ए एस सी वाला फंक्शन लगा लो, और यहाँ पर भी जो है आप ए एस सी फंक्शन लगा लो, तो उससे कंपेयर हो जाती है, वो भी ठीक है। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली एस की कंपेयर हो रही होती है, लेकिन ये कर लोगे उसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, सही सही। और आपने इधर रिटर्न करने के फॉल्स आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट पोजीशन। ये लूप लगा के आपने देख लिया कि अगर यहाँ पे किसी भी केस पे रिटर्न नहीं फॉल्स होता, यहाँ पे भी फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि आपका वो आईडी बिल्कुल ठीक थी, तो आपने रिटर्न कर देना ट्रू। कोई सवाल है इसके अंदर? एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। ओके, a new module has been defined. Check new item called with a parameter of type string representing a line of the item information. टेक्स्ट फाइल की एक लाइन जो है वो आइटम इन्फॉर्मेशन की नहीं, ये डिस्क्रिप्शन की बात नहीं, आइटम इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी लाइन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ पूरी लाइन की बात हो रही है। एंड वही कहता है कि चेक टू सी वेदर एन आइटम इज द सेम आइटम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फाइल। क्या सेम आइटम नंबर ऑलरेडी फाइल में एग्जिस्ट तो नहीं करता, यानी कि अब अपने फाइल को सर्च करना होगा कि क्या ये कहीं मैच तो नहीं करती। अगर वो नहीं मैच करती
तो आपने रिटर्न कर देना है ट्रू, वरना आपने रिटर्न कर देना है फॉल्स। यानी कि अब हमने उस स्ट्रिंग के अंदर से आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमें पता है कि अच्छा, उससे क्या राइट एफिशिएंट सूडो कोड। अच्छा, अब एफिशिएंसी सुनो यहाँ पे क्या होगी। एक एफिशिएंसी तो ये कि कोड स्टॉप कर जाए जब एंड ऑफ फाइल आ जाए, इस पे स्टॉप हो जाए। दूसरा स्टॉप किस पे आए कि मैच हो गई, मैच होगी तो स्टॉप हो जाए। तीसरा स्टॉप सुनो, अगर यहाँ पर आइटम नंबर जो आया है दैट इज 2533, मैक्सिमम आइटम नंबर की वैल्यू क्या अलाउड थी, 5999, लेकिन उसने कहा था सारे ऑर्डर में है। तो आइटम नंबर जब 2533 से ग्रेटर हो जाए, आइटम नंबर की वैल्यू जब है वो उससे ग्रेटर हो जाए, तो आपने तब भी स्टॉप कर देना, क्योंकि उससे आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डाटा आइटम्स ऑलरेडी इन ऑर्डर थे। ये बात बड़ी ज़रूरी है याद रखना कि तीसरी एफिशिएंसी का पॉइंट ये है, एंड ये एक पूरे मार्क की बात है। ये बात समझ में आई है? सर मैं आ गया सर। हम्म। तो तीन टर्मिनेटिंग कंडीशंस हैं कि या तो एंड ऑफ फाइल आ जाए, या वो मैच कर जाए, या वो उसकी वैल्यू एक्सीड कर जाए उससे। ये एफिशिएंसी की तीन बातें होती हैं, और ये जो तीसरी एफिशिएंसी वाली चीज़ है ना, ये बड़ी एडवांस सवालों में वो देता है, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर मिस कर जाते हैं इस बात को, जबकि ये बात उसने यहाँ पे बताई थी। किधर की बताई थी? ये। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पेपर में, क्योंकि पूरे नंबर की है ये, एक नंबर जाएगा आपका। अच्छा, तो वैसे समझ आ गई कोड में करना क्या है? सर समझ आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे चेक न्यू आइटम। चेक न्यू आइटम, हमारे पास आ जाएगा न्यू लाइन स्ट्रिंग एंड इट रिटर्न्स बूलियन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो है हम अपने पास यहाँ पर फाउंड को सेट कर देते हैं फॉल्स पे। फाउंड को सेट कर दिया हमने फॉल्स पे। फाइल को रीड करेंगे, ओपन करेंगे रीड मोड में, ओपन फाइल स्टॉक डॉट टी फॉर रीड। रीड मोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पर अपने पास न्यू आइटम, जो आपका नया आइटम नंबर है न्यू लाइन में, उसके अंदर आ जाएगा आपके पास न्यू आइटम नंबर लेफ्ट न्यू लाइन 4। अच्छा, ये आपके पास 4 आ गया। और वैसे तो हमें जो है इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो कंपैरिजन ही नहीं होंगे ना। तो हमें इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे इसको str to num लेफ्ट न्यू लाइन 4। कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे लूप लगाएंगे while not end of file stock डॉट txt। अच्छा, and found is equal to false, जब तक आपका फाउंड फॉल्स पर है। अच्छा, उसने वैसे क्या कहा था हमें, रिटर्न ट्रू इफ द आइटम इज नॉट ऑलरेडी इन द फाइल। अच्छा, तो ये उलट हमने रिटर्न करना होगा ना, तो फिर हम यहाँ पे नॉट फाउंड को सेट कर देते हैं ट्रू पर, क्योंकि हमने वो उल्टा केस में रिटर्न करना है ना। तो और यहाँ पे हम नॉट फाउंड रख लेते हैं वेरिएबल का नाम, नॉट फाउंड, ताकि हमें एंड पे रिटर्न करने में ईजी हो। और नहीं तो भी मैं रख लेता हूँ एंड नॉट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, एंड अब तीसरी रेंज वाली लगेगी, एंड
दिस आइटम नंबर, नहीं बल्कि ये जो आपका न्यू आइटम नंबर है, न्यू आइटम नंबर इज लेस देन दिस नम। ये दिस नम जो है इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 4 जीरो से। दिस नम को हम सेट कर लेते हैं 0000 पर, ताकि हम कंपैरिजंस कर सकें। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम लाइन एक रीड करेंगे, रीड फाइल stock.txt कॉमा, पैरामीटर में तो हमने न्यू लाइन लिया था ना, तो इधर हम बस दिस लाइन ले लेते हैं, दिस लाइन ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लाइन रीड करने के बाद हम दिस नम में इसका नंबर स्टोर करेंगे। कैसे? दिस नम में इसका आइटम नंबर स्टोर करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर str to num left this line 4, उसका आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट करके इंटीजर फॉर्म में दिस नम में स्टोर कर दिया। अब कंपैरिजन करेंगे कि इफ दिस नम इज इक्वल टू न्यू आइटम नम, क्या होगा कि आप करोगे देन नॉट फाउंड को आप सेट कर दोगे फॉल्स पे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एंड इफ, और आपके पास ये वाइल हो जाएगा यहाँ पर एंड वाइल। इंटीजर में मैंने क्यों कन्वर्ट कराया था इंटीजर में, ताकि ये वाली कंपैरिजन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सके एंड वो जब उस रेंज के ऊपर पहुंचे तो उसके बाद वो रुक जाए। नॉट फाउंड जैसे यहाँ पे फॉल्स होती है, ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और कोड आपका रुक जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे उससे कहा था कि फाइल को कर देना है अपने क्लोज, क्लोज फाइल stock.txt को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या रिटर्न करना था, उसने कहा था कि अगर वो आइटम नहीं एग्जिस्ट करता तो ट्रू रिटर्न करना है और फॉल्स। इनिशियली सेट था ट्रू पे, अगर वो आइटम मिल जाते तो हमने क्या रिटर्न करना था, हमने रिटर्न करना था फॉल्स, अगर नहीं मिलता तो ट्रू रिटर्न करना था। तो यहाँ पर आप करोगे रिटर्न नॉट फाउंड, और उसके बाद आपका फंक्शन एंड हो जाएगा। ये होया आपका फंक्शन एंड। इससे कोई सवाल आपका? नोप। अच्छा, बाकी बात है क्लियर है सारा? सर क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ है। द प्रोग्राम मॉड्यूल सप्लाई एग्जिस्ट न्यू आर पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर कंबाइंड टू क्रिएट अ कंप्लीट स्टॉक कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, ये आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सवाल है। अच्छा, सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थ्योरी बेस्ड है, जी थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई कंसेप्चुअल मतलब वगैरह पता। चीज़ें नहीं है जी। आखिरी सही। टॉपिक है पेपर 2 का। हाँ, उसके बाद यही सवाल है, ऑलमोस्ट पैटर्न उसका सेम आया हुआ है यहाँ पे, और उसने आइटम नंबर की बताई हुई है रेंज। अच्छा, सप्लायर कोड इस बार उसने 3 करेक्टर्स का कर दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन आपकी 12 करेक्टर्स की है। उसके बाद वो कहता है कि द प्रोग्राम हैज डिफाइंड द फर्स्ट प्रोग्राम मॉड्यूल एज फॉलोज, called with two parameters code1 and code2 of type string that represent a valid supplier code, creates a new file new stock.txt that contents of the file stock.txt where any reference of code1 is replaced by code2। जिधर कोड 1 मैच हो रहा होगा, लाइक वो एक स्ट्रिंग को पकड़ेगा, जिधर कोड 1 वाला कोड मिलेगा, कोड 1 क्या है, एक सप्लायर कोड है, उसको रिप्लेस कर देगा विद कोड 2 और उसको न्यू टेक्स्ट फाइल में लिख देगा, एंड उसका काउंट जो है वो यहाँ पे हमें रिटर्न कर रहा होगा। ये सवाल समझ में आया? सर वापसी समझाइएगा। मैं बताता हूँ कि आपके पास स्ट्रिंग होगा जिसके अंदर के एक सप्लायर कोड, कोड 1 की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल लिखी होगी 0011, और कोड 2 है वो आपके पास 0017 है। वो ये कहता है कि जॉन जॉन से आपके पास ऐसे आइटम्स हैं जिनका सप्लायर कोड है 0011, उसको चेंज करें 0017 से और उसको न्यू स्टॉक टीएक्सटी में जाकर लिख दो। जो स्टॉक डॉट टीएक्सटी फाइल थी वहां से उठाया
0011 वाला सप्लायर कोड चेंज किया 0017 से और उसको सब जो है कहते हैं न्यू कोड में न्यू स्टॉक डॉट टी में जाकर लिख दिया। एंड जितने आपने वहाँ पे कॉपी किए उनका काउंट जो है आपने रिटर्न करना है। अब समझ में आया? सही सर, समझ में आ गया। अच्छा, तो इधर आपके पास आ जाएगा फंक्शन चेंज सप्लायर कोड 1 कोड 2, ये दोनों आपके पास स्ट्रिंग आ जाएंगे और रिटर्न इंटीजर। अच्छा, उसके बाद आप काउंट को इनिशियली सेट कर दोगे यहाँ पर 0 पर। फाइल दोनों ओपन करोगे, ओपन फाइल स्टॉक डॉट टी फॉर रीड और न्यू फाइल क्रिएट कीजिए न्यू स्टॉक डॉट टी ओपन फाइल न्यू स्टॉक डॉट टी फॉर राइट। राइट मोड में खोलने के बाद अब आप यहाँ पे लूप लगाओगे वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल का, ताकि आप पूरी फाइल को आप रीड करके उस पर से चेक कर सको। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल स्टॉक डॉट टी आप लाइन रीड करोगे, रीड फाइल स्टॉक डॉट टी दिस लाइन, आपने लाइन रीड की। उसके बाद अब आप इसका सप्लायर कोड चेक करोगे, इसका कोड निकालोगे। दिस कोड, कोड किस तरह से लिखेगा, मिड से। उसने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे बताया था कि 4 न्यूमेरिक करेक्टर्स का लेके लाइक 1 से लेकर 4 तक दिए, तो ये 5th करेक्टर से लेकर 5th 6th करेक्टर एंड 7th करेक्टर जो है वो आपका सप्लायर कोड होगा। यानी कि आपने 5th पोजीशन से 3 उठाने हैं। तो आपके पास आ जाएगा मिड दिस लाइन 5,3। अगर ये जो है ये मैच कर रहा है उसके साथ कि इफ दिस कोड इज इक्वल टू कोड 1, तो इसको अपने कोड चेंज करना होगा। तो देन आप यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये देखो, अब आप यहाँ पर अपने पास दिस लाइन लोगे और इसको अटैच किया जाएगा 3 हिस्से। सबसे पहले तो आपको लेफ्ट साइड से जो उसका वो आइटम नंबर था वो अटैच करना होगा। लेफ्ट जो ओरिजिनल वाली लाइन थी, इसका नाम हम न्यू लाइन रख लेते हैं, ओरिजिनल वाली दिस लाइन थी। तो न्यू लाइन पर हम जो है न्यू लाइन पे रखते हैं लेफ्ट दिस लाइन 4, इसका ये आइटम नंबर लग गया। इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे क्या, कोड 2 को। एंड उसके साथ अब तीसरी चीज कॉन्केटिनेट क्या होगी, उसके सप्लायर आईडी जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन क्या होगी। डिस्क्रिप्शन निकालने का तरीका भी यहाँ पे देख लो, ये मैंने आपको वैसे वो मेड वाले फंक्शन में कराया था। राइट दिस लाइन, कितने कैरेक्टर्स उठाने होंगे हमने, लेंथ ऑफ दिस लाइन -7, क्योंकि आगे वाले 7 कैरेक्टर्स तो वो उसके ये है ना, ये देखो ये 7 कैरेक्टर्स तो इसके वो बाकी सारी चीजें हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होगी, लेंथ ऑफ दिस लाइन -7 राइट साइड से, कॉमा लेंथ दिस लाइन -7। इससे क्या होगा कि आपके पास राइट साइड से तो करेक्टर आ गए और न्यू लाइन में कॉन्केटिनेट हो गए। ये भी सारा कॉन्केटिनेशन हो गई तो आप काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे बाय 1 और इसको कर दोगे एंड इफ। एंड इफ करने के बाद आप इस लाइन को न्यू फाइल में लिख दोगे, राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टी कॉमा न्यू लाइन, न्यू लाइन को उसमें जाके लिख दिया। आप इसको कर दोगे एंड वाइल
और दोनों फाइल्स को बस आप यहाँ पे क्लोज कर लोगे, जो भी उसकी क्लोजिंग है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रिटर्न काउंट, और फिर आपका फंक्शन यहाँ पर एंड हो जाएगा। ओहो, ये ये समझ में आया कैसे किया गया? कोई सवाल इसके अंदर? नहीं सर। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं, जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो इसका बी पार्ट फिर होमवर्क में करना, इसका बी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सही है। है।